आज की कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। कहानी लखनऊ का है। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया एक गुमनाम शख्स के एक फ़ोन कॉल से। वो दिन था 25 दिसंबर 2022 का। उस दिन इतवार था और क्रिसमस भी। सभी लोग छुट्टी का मज़ा ले रहे थे। तभी अचानक रात 10:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन करने वाला शख्स परली गांव से था। वो कहता है कि मेरे गांव में एक कत्ल हुआ है और सारा गांव ये बात जानकर भी कोई कुछ आवाज़ नहीं उठा रहा है और ना ही कातिल के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आप लोग यहाँ आकर इस मामले की तफ्तीश करें या कुछ दबिश डालें तो मेरी जानकारी को फॉलो करें तो शायद लाश को बरामद करके उस कातिल को सजा दिलवा सकते हैं। जाहिर है ये फ़ोन कॉल पाकर पुलिस वाले पहले तो चौंकते हैं। वो सोचते हैं कि कौन है कि जिसने फ़ोन करके किसी और के कत्ल के बारे में कहा होगा, क्योंकि अमूमन इस केस में या तो घर वाले या तो गांव के कई लोग मिलकर फ़ोन करते हैं। पर जो भी हो, जहाँ एक कत्ल की बात उठी है तो वहाँ पुलिस को ना चाहते हुए भी मामले की जानकारी लेने के लिए पुलिस की एक टीम उसी गांव में पहुँच जाते हैं जिस गांव के जिक्र उस गुमनाम कॉलर ने किया था। गांव पहुंच के पुलिस पहले तो उस शख्स से मिलता है और उनसे अच्छे से पूछताछ करता है। वो शख्स अपनी पहचान को गुप्त रखने को कहता है और कहता है कि साहब, मेरे घर के बगल में ही एक हिमांशु सिंह का घर है। कई दिनों से उसकी बहन घर से गायब है। पूरे गांव को ये बात पता है कि उसकी बहन का मर्डर हो चुका है। शायद उसी के भाई ने उसे मारकर कहीं फेंक दिया है। ये बात सुनकर पुलिस वालों की काफ़ी अजीब लगता है। हालांकि उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था, फिर भी जैसे तैसे करके पुलिस के एक टीम हिमांशु सिंह के घर में जा पहुंचते हैं। सोचते संकोचते उसी उधेड़बुन में पुलिस हिमांशु के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। हिमांशु भी दरवाज़ा खोलता है। सामने पुलिस वालों को यूँ अचानक से देखकर वो भी चौंक जाता है। पुलिस वाले अब सीधे सीधे हिमांशु से पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ है। अब ये सवाल जब हिमांशु सिंह से पुलिस वाले अचानक से पूछते हैं तो हिमांशु भी चौंकता है कि पुलिस वाले अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। हिमांशु सिंह कहता है कि साहब, मेरी बहन तो अपने दोस्त के घर गई है और कुछ दिन वही रहेगी बोल कर गई है। अब पुलिस वाले भी थोड़ा असमंजस में पड़ गए, क्योंकि अगर कत्ल की बात गलत हुई तो पुलिस वालों को ही उल्टा परेशानी हो सकती है। फिर बात अब कत्ल की थी तो पूरी सच्चाई जाने बिना भी पुलिस वापस नहीं जा सकती थी। तो पुलिस ने हिमांशु से फिर से कहा, नहीं, तुम्हारी घर की तलाशी लेनी है। पुलिस वाले भी थोड़ा रिक्स लेकर ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शायद कत्ल हो भी सकता है। तो पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं, छानबीन करते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, पर पूरे घर में ना कहीं कोई कत्ल का निशान था, ना कहीं कुछ शक करने लायक बात थी। पुलिस वाले को लगता है कि वो आदमी शायद सरफिरा था। पुलिस वालों को ये भी लगता है कि उनकी ही उल्टा बेइज्जती होगी अगर हिमांशु कहीं शिकायत कर दे। उल्टा वही लोग फंस जाएंगे। यही सारे चीज़ सोचकर हिमांशु सिंह से वो लोग बोलते हैं कि ये बस एक नॉर्मल प्रोटोकॉल था, उन लोगों ने जांच कर ली है, अब सारी चीज़ें हो गई हैं तो वो आराम से अपने घर पर रह सकता है। यही सारे बातें करके पुलिस जैसे ही वापस लौटने वाली थी तभी उनमें से किसी पुलिस वाले की नज़र पड़ी है उस घर के किचन के फ्लोर में। किचन के एक जगह की मिट्टी बड़ी अजीब और खुरदुरे थी, जैसे वहाँ पर कोई गड्ढा खोदकर हाल ही में भरी गई है, और गड्ढा भी काफ़ी बड़ा था। पुलिस वालों को अब शक होता है, तो पुलिस वाले भी हिमांशु से अचानक पूछ लेते हैं कि किस तरह का गड्ढा तुमने किचन में खोदा है और क्यों। पुलिस के सवाल पूछते ही हिमांशु मानो डर जाता है, नर्वस हो जाता है। वो ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाता है, अजीब सी हरकत करने लगता है और अजीब सी बहकी बहकी बात करने लगता है। उसके इस तरह के बर्ताव देखकर पुलिस को भी अभी थोड़ा यकीन हो गया था कि कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। पुलिस वाले को हिमांशु अपनी बातों में घुमाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले अभी काफ़ी हद तक असली घटना को भांप चुके थे। वो भी हिमांशु को कहते हैं कि फावड़ा लेकर आओ, इस गड्ढे को खोदना है, पर हिमांशु आनाकानी करता रहता है। पुलिस वाले तब खुद ही घर में और आस पड़ोस के घर में जाकर एक फावड़ा खोज कर लाते हैं। फावड़े की मदद से जब वो गड्ढा खोदने लगते हैं तो कुछ नीचे तक खोदने के बाद उस गड्ढे में से एक लड़की की लाश निकलती है। उस लाश को देखने के बाद पुलिस वालों को भी सारी बात समझ में देर नहीं लगती। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि हिमांशु की बहन की ही थी।
लाश को गड्ढे से निकाला जाता है। हिमांशु को फ़ौरन हिरासत में लिया जाता है। लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा जाता है। हिमांशु को गिरफ्तार करके थाने में ले जाते हैं और थाने में ले जाकर जब पुलिस वाले हिमांशु से पूछते हैं, उस लड़की को तुमने क्यों मारा, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती थी? पहले तो हिमांशु कुछ देर तक इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और सारी कहानी सुनाने लगता है। दरअसल हिमांशु के पिता ने 2 शादियाँ की थी। पहली बीवी से हिमांशु और हिमांशु की बहन शिवानी थी और दूसरी बीवी से 3 बेटियाँ थी। जाहिर सी बात है कि जिस घर में 2 बीवियाँ रहेगी वहाँ पर अमूमन हर रोज़ ही लड़ाई झगड़ा खींचातानी चलती रहेगी। तो हिमांशु के जो पिता थे उनकी दोनों पत्नियों में भी आपस में तकरार होती रहती थी और इस वजह से दोनों अलग अलग रहने का फैसला करती हैं। तो जो दूसरी पत्नी थी वह अपनी तीनों बेटियों के साथ किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है और जो हिमांशु था वो अपनी बहन के साथ दूसरे घर में, जहाँ पर सिर्फ 2 कमरे थे, एक बेडरूम एक किचन, इन 2 कमरे के घर में हिमांशु अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगता है। कभी कभी उसके पिता भी आते थे और उनके साथ रहते थे। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। हिमांशु और उसकी बहन भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। शिवानी से हिमांशु बड़ा था, लेकिन 5 साल पहले हिमांशु के दोनों माता पिता की मौत हो जाती है। अचानक से उन दोनों के मौत होने से घर में कमाई का जरिया बिल्कुल बंद हो जाता है। अचानक से हिमांशु के सर पर जैसे जिम्मेदारियों को पहाड़ टूट पड़ा था। घर का खर्चा चलाना नामुमकिन सा हो गया था। हिमांशु की पढ़ाई भी अब तक पूरी नहीं की थी, कुछ अलग हुनर भी नहीं था उसमें। इस तरफ शिवानी भी बड़ी हो गई थी, उसका भी खर्चा बढ़ गया था। उसकी पढ़ाई भी करवानी थी, शादी भी करवानी थी, तो हिमांशु को कुछ तो काम करना ही था। वो पहले जैसे तैसे किसी तरह गाड़ी चलाना सीख लेता है। इसके बाद पहले पिकअप ट्रक वन वगैरह चलाना शुरू करता है। धीरे धीरे ड्राइविंग में एक्सपर्ट होने के बाद किसी के घर ड्राइवर की नौकरी भी करता है और इस तरह जैसे तैसे मेहनत करके वो घर का और साथ में अपना और शिवानी का भी खर्चा उठाने लगता है। इस तरफ शिवानी भी जवान हो गई थी, वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। इससे बीच शिवानी की नज़र गांव के ही एक लड़के से टकराती है। लड़का उसे पसंद करता था, शिवानी भी उसे पसंद करती थी। दोनों में बातचीत होने लगती है। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है और वक्त के साथ साथ दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। दोनों में प्यार का ऐसा जुनून था कि दोनों दिन भर घंटों बातें करते थे, चुप चुप कर मिलते थे। उन दोनों में धीरे धीरे काफ़ी नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी थी। इधर हिमांशु अपनी गाड़ी चलाने के लिए सुबह निकल जाता, नाश्ता वगैरह करके, फिर देर रात को ही आता। कभी कभी जब हिमांशु अपने काम की वजह से रात को भी घर नहीं आ पाता था, तब मौका देखकर शिवानी का बॉयफ्रेंड उसके घर में रह जाता। धीरे धीरे ये बातें आस पड़ोस के लोगों को भी पता चलने लगी और फिर पूरे गांव में ही शिवानी और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। इसी बीच में उसके पड़ोस के एक भाभी ने हिमांशु को शिवानी की हरकतों के बारे में भी बता दिया था। इधर हिमांशु भी जब गाड़ी चलाता था तो वो सारी चीज़ें करता, जैसे कि नशा वगैरह करता, कभी गुटखा खाता, कभी शराब पीता, कभी सिगरेट पीता। हिमांशु घर पे आता तो भाभी शिवानी की सारी चीज़ें बताती। हिमांशु अपनी बहन से पूछता, उसे डांटता फटकार के, तुम्हें ये सारी चीज़ नहीं करनी चाहिए, इससे बदनामी होती है। शिवानी कहती ठीक है नहीं करूँगी, लेकिन फिर जैसे ही हिमांशु चाहता है वो फिर से उस लड़के से मिलने चली जाती है। हिमांशु हर दिन समझाता रहता था पर शिवानी थी कि अपनी ही मन की करती। हिमांशु के इतने समझाने के बावजूद शिकायतें आती ही रहती। इसी सब के बीच हिमांशु को शराब की बुरी लत लग गई थी। जब वो शराब पी कर आता था, अपने बहन को डांटता था, तो बहन भी कहती, तुम मुझे ज्ञान देते हो और खुद शराब पीते हो, जैसे तैसे करके 4 पैसे कमाते हो, वो भी अपनी बुरी आदतों के चलते सब खर्च कर देते हो, तो बचत कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। शिवानी भी बड़ी हो चुकी थी, सारी चीज़ें समझती थी। उधर हिमांशु शराब नहीं छोड़ सकता था और इधर शिवानी उस लड़के को नहीं छोड़ सकती थी। इन सब बातों को लेकर इन दोनों में आए दिन तकरार होने लगी। जब जब हिमांशु कुछ सुनता था शिवानी के खिलाफ तो शिवानी को डांटता फटकारता था और जब जब हिमांशु शराब पी कर आता था तो शिवानी उस पर चिल्लाती थी। 24 दिसंबर के दिन को ही हिमांशु शराब पीकर अपने घर आता है। देखता है कि शिवानी गायब है। वो थोड़ी देर वहीं पर इंतज़ार करता है, फिर आस पड़ोस में पूछता है कि शिवानी कहाँ गई, तो पता चलता है कि वो उसी लड़के से मिलने गई है।
इसके बाद हिमांशु एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो घर पर ही शिवानी का इंतज़ार करता है। जैसे ही शिवानी घर आती है, हिमांशु उस पर चिल्लाता है, डांटता फटकारता है। शिवानी को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम खुद शराब पीते हो, मुझे क्या समझा रहे हो। शिवानी अपने ज़िद पर अड़ती है, हिमांशु अपनी ज़िद पर अड़ता है। उसके बाद दोनों में हाथापाई होता है और हिमांशु शिवानी को बुरी तरीके से पीटने लगता है। डंडे से, हाथ से, लात से, घुसे से बहुत बुरी तरीके से उसे मारता है और मारने के बाद उसी के दुपट्टे से उसके गले को दबाने लगता है और दबाते हुए वो कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगी मैं इज्जत से नहीं रह पाऊंगा। वो कुछ देर तक शिवानी का गला दबाए रखता है और इतना तेज़ दबाता है कि शिवानी के गले की जो हड्डी है वो टूट जाती है। शिवानी की सांसें रुक जाती है। जब शिवानी बेजान पड़ी रहती है तब हिमांशु को होश आता है कि उसने शिवानी को मार डाला। वो घबरा जाता है। ये उसने क्या कर डाला, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो कुछ देर शिवानी के लाश के पास ही चुपचाप बैठा रहता है। उसके दिमाग में कई सारी बातें घूमती रहती है। वो सोचता है कि अगर ये मामला बाहर गया या कहीं खुल गया तो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई अपना है भी नहीं मेरा। लिहाजा इस लाश का अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे शिवानी के बारे में किसको पता ना चले। बहुत देर सोचने के बाद वो अचानक अपने किचन में जाता है, कुछ सोचता है, फिर घर के पिछवाड़े से एक फावड़ा लाकर किचन के ज़मीन को पूरे जोर लगाकर खोदता है। किचन कच्चा था तो गड्ढे खोदने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई। वो शिवानी के लाश को गड्ढे में रखता है, गड्ढे को मिट्टी से अच्छे से बंद कर देता है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। जाने के बाद सो जाता है। सुबह उठता है, फिर उसी किचन में चाय नाश्ता वगैरह बनाता है, खाता है और फिर काम में जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब काम पे जाने लगता है तब घर के बाहर ताला लगा देता है। पर जब यह बात गांव वाले देखते हैं तो उनको कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि हिमांशु ने आज तक कभी घर में ताला बंद नहीं किया। सुबह से शिवानी भी नज़र नहीं आ रही है, तो कुछ तो ज़रूर हुआ है। इसके बाद शाम को हिमांशु आता है, ताला खोलता है, फिर जाता है। इस बार भी दरवाजे में ताला बंद करता है। इधर शिवानी भी लगातार दिखाई नहीं दे रही है। गांव वाले के नज़र में ये बात खटकती है। उन्हें शिवानी की चिंता होती है, क्योंकि आए दिन भाई बहन में झगड़ा होता था। इस बात की जानकारी पूरे गांव में थी। इसी वजह से एक गांव वाले ने पुलिस को कॉल किया और इन सारी घटनाओं के बारे में बताया, जिसके बाद ये वारदात खुल के सबके सामने आया। अब इस कहानी में बहुत से पहलू भी है, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं रिश्तों पर से भरोसा छीन लेता है। चंद लम्हों के आवेश में आकर लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका खामियाजा उसे ज़िंदगी भर भरना पड़ता है।